Hello friends, very good morning to all and welcome to the class. In this video lecture, today we are going to learn our lesson number 8 from your book Honeycomb. और हमारे लेसन का हमारे चैप्टर जो है उसका नाम है फायर फ्रेंड एंड फो. सो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये चैप्टर जो है इट इज़ अबाउट फायर, आग, अग्नि जो है इसके रिलेटेड ये चैप्टर है. सो सेकंड एक्शन में कहा गया है बिफोर यू रीड में Fire is both useful and dangerous. What is fire? How did we discover it? How do we control it? तो यहाँ पर कहा गया कि फायर जो है वो यूजफुल भी है और एज वेल एज डेंजरस भी है. तो एक्चुअल में फायर क्या है, हमने आग की खोज कैसे की, उसको डिस्कवर कैसे किया और उसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. सो ये जो पूरा चैप्टर है इट इज अबाउट फायर कि फायर जो है कैसे आपकी दोस्त है और कैसे वो आपकी दुश्मन भी बन सकती है. सो लेट अस बिगिन द चैप्टर. अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous and he was frightened. तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर बताया गया है कि अर्ली मैन जो था, जब फायर को डिस्कवर नहीं किया गया था तब के ज़माने की बात है, तो तब लोगों ने फायर क्या है उसका यूज़ किया. उससे पहले उन्होंने उसके डैमेजेस यानी कि उसके वो जो डेंजरस पार्ट है उसका वो भी उन्होंने शायद फील किया होगा. कहीं पे उन्होंने लाइट होते हुए देखा होगा तो कहीं पे उन्होंने वॉल्कनोज भी देखी होंगी. तो फायर का यूज़ किया उससे पहले उन्होंने उसके ये डेंजरस पार्ट भी देखे होंगे, जिससे उनको पता चला कि फायर वॉज पावरफुल, वो कितनी पावरफुल है और कितनी डेंजरस भी हो सकती है. एंड वॉज फ्राइटनेड, और उसकी वजह से लोगों के दिल में उसकी वजह से थोड़ा डर भी है कि अगर आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपके लिए वो कितनी डेंजरस, खतरनाक साबित हो सकती है. फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो दैट फायर इज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो पहले जब फायर को डिस्कवर किया तब लोगों के लिए ये फायर एक पजल था कि भाई उनको एक मैजिक सा लगता था कि अचानक से दो पत्थरों को फ्रिक्शन मतलब उसको घिसने की वजह से आग जलती है. तो ये उनके लिए एक मैजिक जैसा था, उसके लिए पजल था. बट नाउअडेज, आज के ज़माने में जब साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, हम सबको ये पता है कि फायर इज़ अ कोज ऑफ केमिकल रिएक्शन. वो एक रिजल्ट है केमिकल रिएक्शन का. व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो ये कैसा है केमिकल रिएक्शन, जब ऑक्सीजन की मात्रा जब व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर, जब हवाओं में यानी कि एयर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, जब तो इस केमिकल रिएक्शन की वजह से ही आग जल पाती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. और ये प्रोसेस जब होती है, ये जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या रिलीज होता है, हीट के फॉर्म में एक एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. दिस इज व्हाट वी कॉल फायर, और जिस एनर्जी को हम फायर के नाम से जानते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. तो आग को जलाने के लिए या आग को बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. तो ऑक्सीजन, गर्मी, और हीट यानी कि उसके लिए जो ईंधन की ज़रूरत होती है वो. वुड, कॉल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल. ये सारे जो हैं एक तरह के एग्जाम्पल है फ्यूल्स के, जैसे कि वुड है, कॉल यानी कि कोयला, कुकिंग के लिए जो गैस यूज़ करते हैं, पेट्रोल है, ये सारे एक तरह के फ्यूल है जिसकी वजह से आग को जलने के लिए मदद मिलती है. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, और ऑक्सीजन जब एयर में से उनको मिलती है, दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन smoldering paper, it often bursts into flame. Smoldering means burning slowly without flame. पेपर को अब मतलब जलाओगे और उसको ब्लो करे, इट ऑफन बर्स्ट इनटू अ फ्लेम, तो वो जलने लगेगा. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट. तीसरी चीज़ है फायर के लिए हीट, यानी कि आसपास का जो एटमॉस्फेयर उसमें से थोड़ी सी उसको हीट मिलनी चाहिए. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ. फ्यूल और ऑक्सीजन सिर्फ अकेले ही दोनों मिलके फायर को नहीं जला सकते. और एल्स अ न्यूज़पेपर और स्टिक लाइन in the open would catch fire on its own. To burn a piece of paper or a wood, we heat it before it gets the fire. We generally do it with a lightened match. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called the flash point or a kindling temperature of the fuel. तो इस तरह का जो एटमॉस्फेयर बनता है जिसकी वजह से आग जलती है, जो लाइट होती है, उसको हम उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं
फ्लैश पॉइंट या फिर किंडलिंग टेम्परेचर। अगर आपको किसी पेपर को जलाना है, वुड को जलाना है, तो जनरली उसको बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा उसके ऊपर ब्लो यानी कि थोड़ी सी हवा की भी ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो जल पाता है। तो इस तरह का जब टेम्परेचर बनता है, जब टेम्परेचर तैयार होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह का जो टेम्परेचर है उसका एक प्रॉपर मेजरमेंट होता है। उस टेम्परेचर के रिलेटेड उस चीज़ को बढ़ावा मिलता है उसकी प्रोसेस के लिए। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। और ये कहना इसके लिए गलत नहीं होगा, और ये कहा भी गया है कि फायर इज अ गुड सर्वेंट, वो आपके लिए एक अच्छा सर्वेंट है, पर एज वेल एज एक बैड मास्टर भी। अगर आप उसे अच्छे से कंट्रोल करके रखते हो तो आपके लिए वो एक अच्छा सर्वेंट है। सर्वेंट के लिए हम यहाँ ये वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब ये है, सर्वेंट मीन्स वैसे तो नौकर होते हैं या फिर आपके लिए जो हेल्पर है वो, तो यहाँ पर सर्वेंट का मतलब है कि बिना फायर हमारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। सुबह से लेके रात से सोते समय तक पूरा दिन हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है, रोशनी के लिए, खाना पकाने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग काम हैं जो बिना फायर के पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप उसे कंट्रोल में रख पाते हो तो वो आपका सर्वेंट है, और अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो इट बिकम डेंजरस एंड बिकम बैड मास्टर। It only means that fire is very useful as long as it kept under control. अगर उसको कंट्रोल में रखा जाए तो वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। For instance, we use it to cook our food, warm our homes in a winter and to generate electricity. तो ये कुछ ऐसे काम है, कुछ एग्जाम्पल है जो फायर के थ्रू हम कर पाते हैं, जैसे कि खाना बनाने का काम है। विंटर की सीजन में हमारे घर पे हमें गर्मी की ज़रूरत है तो आप फायर में आग जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड इट फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, इट कैन बी वेरी डेंजरस। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो कभी कभी डेंजरस भी बन जाती है। Each year, thousands of homes and shops are damaged by fires. Vast area of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured. तो every year हम देखते हैं कि हजारों लोग आग जलने की वजह से मर जाते हैं। कभी कभी घरों में आग लग जाती है, कभी कभी शॉप्स है वहाँ पर आग, बिकॉज ऑफ कभी कभी ऐसा भी होता है इलेक्ट्रिसिटी है या कहीं कोई माचिस की तीली भी छोटी सी अगर रह जाए, या कभी कभी सिगरेट की वजह से भी आग लग जाती है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, और ये छोटी सी गलती है वो कभी कभी हमारे लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकती है, जिसकी वजह से कभी कभी घरों में, शॉप्स में आग लग जाती है, लोग इसकी वजह से इंजर्ड हो जाते हैं, और कभी कभी तो लोग मर भी जाते हैं। और ऐसे ही जंगलों में भी कभी कभी बहुत आग लग जाती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े जो जंगल है वहाँ पर जो अच्छे अच्छे पेड़ हैं जो बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, वो भी खत्म हो जाते हैं। Just as 3 things are needed to start a fire, there are 3 main ways in which a fire can be put out. In each one of the 3 things needed for burning is taken away. तो जैसे 3 चीज़ों की वजह से हम फायर को जला सकते हैं, वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से वैसे ही वन ऑफ द 3 थिंग्स, यानी कि इसी तरह से कुछ 3 चीज़ें ऐसी हैं नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। तो वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। तो आग को कंट्रोल करने के लिए, या फिर कहीं पर आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए वी कैन टेक अवे द फ्यूल। तो जो फ्यूल की वजह से वहाँ पर आग बढ़ रही है उसको बंद कर दिया जाए। इफ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। अगर उसको फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो वो आग आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, तो वो वहाँ पर ही खत्म हो जाएगी। We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. तो ये एक सिंपल सा तरीका है आग को कंट्रोल में करने का कि आप फ्यूल ही उसको बंद कर दो देना, तो आग अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. No supply of oxygen means no fire. Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a stick. This stops oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It does not allow oxygen to reach the burning material. तो एक सेकंड तरीका यहाँ पर ये भी बताया कि उसको अगर ऑक्सीजन देना बंद कर दे, जो ऑक्सीजन का सप्लाई है उसको ही उस आग तक पहुँचने ना दिया जाए, तो उसको आराम से कंट्रोल में किया जा सकता है। और जहाँ पर बहुत स्मॉल फायर, बहुत छोटी मात्रा में आग लगी है, तो वहाँ पर आप किसी ब्लैंकेट या फिर सेक
जो होता है उसका सहारा लेकर भी आग को बुझा सकते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके भी फायर को कंट्रोल में किया जा सकता है। उसका इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रिच द बर्निंग मटेरियल तक ऑक्सीजन को वो पहुंचने ही नहीं देता है। सो ये भी एक तरीका है। और तीसरा तरीका यहाँ पर बताया है, द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। और उसका जो टेम्परेचर है जिसकी वजह से आग जल रही है, वो हीट देना ही उसको, हीट मिलना ही उनको उसको बंद हो जाए, तो भी ये आग को कंट्रोल में किया जा सकता है। If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stops burning. You blow on a burning matchsticks or a candle to put it out. In doing so, you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on a fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. जैसे कि हमने आगे देखा कि आग को जलाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो अगर वो टेम्परेचर भी वहाँ से डाउन किया जाए या उस टेम्परेचर को ही ख़त्म कर दिया जाए, तो भी आप फायर को कंट्रोल में कर सकते हो। और एक तरीका वाटर का भी है, अगर वाटर को स्प्रे किया जाए तो भी वो फायर का जो टेम्परेचर है उसको लोअर टेम्परेचर में ले जाता है, और जिसकी वजह से आग ख़त्म हो सकती है। Some fires cannot be put out with water. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. तो अगर हमेशा ऐसा नहीं होता कि फायर को कंट्रोल करने के लिए आप वाटर का ही ज़रूरत करो। कहीं कहीं पे अगर ऑयल की वजह से आग लगी है तो आप तब आग बुझाने के लिए वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयल जो है वो उसकी मात्रा बहुत ही हल्की, वो कंसिस्टेंसी उसकी बहुत पतली होती है और वो बहुत ही हल्का होता है, तो पानी के ऊपर तुरंत से तैर जाता है। तो तब आप आग बुझाने के लिए अगर पानी का यूज़ करोगे तो तुरंत से ऑयल जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा और आग तो वैसी की वैसी ही रहेगी बजाय बुझने के। तो दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर। Water should also not be used on fire causes by electrical appliances. अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की वजह से भी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी कहीं पे आग लगी है, तब भी आप वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह से शॉक लगेगा और इंसान मर भी सकता है। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। उस इंसान को जो वाटर स्प्रे कर रहा है उसको शॉक भी लग सकता है और वो मर भी सकता है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वजह से कहीं पे आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़े से बिल्डिंग है, स्कूल है, ऐसे बड़ी जगहों पर ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए होते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं ऐसे समय पे। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं एवरी ईयर, कहीं ना कहीं पे ऐसी आग लग ही जाती है और इसको कंट्रोल में लाने के लिए बहुत ही पैसे बर्बाद होते हैं। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वे ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और आज भी नए नए तरीके ऐसे ढूंढे जा रहे हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए जिसकी वजह से नुकसान बहुत कम हो। ऑन द होल वी हैव लर्न्ड रादर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज इन आवर एवरीडे लाइफ। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन व्हेन फायर ब्रोक आउट। बहुत पहले के ज़माने की बात है, तो जब आग लगती थी तो तब फायरमैन तो अवेलेबल नहीं थे, तो आग बुझाने के लिए काम बहुत मुश्किल हो जाता था। तो लोग क्या करते थे, एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर। तो तब सब लोग जो है वो फायर फाइटर बन जाते थे। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो, इमेज में दिखाया है कि कैसे ह्यूमन चेन बन जाती है और एवरी पर्सन जो है वो खुद ही फायर फाइटर बन जाता है। They still do if required and pass buckets of water from well or a pond to the blaze. तो जहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ तक ह्यूमन चेन बनाई जाती है और तालाब में से या कहीं से जो कुएं लगे हैं वहाँ पर से पानी निकालते हुए एक दूसरे को पास करते हैं पानी जहाँ तक आग लगी है वहाँ तक। Now there are law about building construction while ensure that space is left between buildings to reduce the fire's risk. तो आज के ज़माने में तो अभी इतने कानून भी बन चुके हैं कि भाई बिल्डिंग वगैरह जैसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बने हैं तो आपको वहाँ पर दो बिल्डिंग्स के बीच में या कहीं पर ऐसी पर्टिकुलर स्पेस रखनी है जिसकी वजह से ऐसे फायर रिस्क को बहुत
कम किया जा सकता है। Every new building, especially a public place, must ensure observation of fire prevention norms. Bands of firefighting workers with specially equipment. तो कहीं कहीं पर तो ऐसी जगह पर ऐसे काम है तो वहाँ पर फायर इक्विपमेंट्स के लिए कहीं पे ऐसे नोट्स लगाए जाते हैं कि भाई यहाँ पर फायर अलाउ नहीं है, तो सिगरेट पीना मना है। जैसे कि आप कहीं पेट्रोल पंप पे गए हो तो वहाँ पर सिगरेट पीना वगैरह अलाउ नहीं होता है, वहाँ पर साइन बोर्ड्स भी ऐसे लगाए हुए हैं। तो ये सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम अच्छी तरीके से फायर को प्रिवेंशन कर सकते हैं। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट्स नोन एज फायर आर हाईली known as fire brigades are there to put out fires. Firefighters are highly trained people. They possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. They are also trained in first aid so that they can help people suffering from burns or from the effect of smoke. तो आज के ज़माने में तो ज़रूरी है तो फायर ब्रिगेड्स जैसी संस्थाएं हैं जो इसके लिए स्पेशली वर्क करती हैं। तो इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उसको फायर ब्रिगेड्स बोला जाता है और वो लोग बहुत ही ट्रेन पीपल होते हैं, उनके पास बहुत अच्छी स्किल्स होती है। तो वो कैसे भी करके अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी है तो उनको इस तरह की स्किल्स दी, उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है तो वो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है उसको कट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी दीवारों को कूद सकते हैं, कहीं पे वाटर स्प्रे करना है या फिर वाटर की जगह कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ों को लाते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए। एज वेल एज उन लोगों को फर्स्ट एड के लिए भी ट्रेन किया जाता है ताकि आग की वजह से अगर कहीं पे बहुत बड़ी मात्रा में आग लगी है और लोगों को इस वजह से इंजर्ड हुआ है तो वो उनको फर्स्ट एड भी कर सके। और द डिस्कवर ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कोप अप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be a dangerous enemy once it gets out of control. तो इस फायर की खोज के साथ हमने ये भी सीख लिया है कि कैसे नेचर ने जो हमें ये चीज़ दी है तो इसके साथ हमें कैसे टू कोप मीन्स टू डील विथ, तो कैसे उसके साथ मैनेज करके हमें रहना है। क्योंकि आज के ज़माने में भी फायर को ऐसी बहुत सारी जगह है जिस फायर को जहाँ पर वर्शिप पूजा जाता है उसको दुनिया के कई पार्ट्स में ऐसे। और फायर जो है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड भी है एज वी नो, बट इट कैन बी डेंजरस, पर वो डेंजरस बन सकता है, हमारा डेंजरस एनिमी बन सकता है वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। अगर उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो वो हमारा एनिमी भी बन सकता है, हमारा दुश्मन भी बन सकता है और जो काफ़ी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। So I hope you understand the chapter and the use of fire. How can it be our friend and how can it be our enemy? So I hope you like the chapter. Thank you.